अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के सऊदी अरब विज़िट के हवाले से। बेहतरीन यानी कि पुरतपाक इस्तकबाल किया गया रात में जब वो पहुंचे, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब शहजादे से मुलाकात हुई उनकी, यानी कि किंग मोहम्मद बिन सलमान साहब से जब उनकी मुलाकात हुई, तो उसमें ट्रेड के हवाले से काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया गया। ये कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान का दो तरफा तजारत और सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान के अगर मामले के हवाले से देखा जाए तो इसको फ़रोग पर इत्तफाक किया गया है। पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड और बायलैटरल रिलेशन, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जिसमें हम पहले ही देख चुके हैं कि ऑयल एंड गैस के शोबे में, यानी कि ऑयल डिस्कवरीज़ के हवाले से, या फिर हम बात करें रिफाइनरीज़ के हवाले से, पहले ही सऊदी अरब काफ़ी कीन दिखाई देते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो। यहाँ पर ये देखा जाए कि पाकिस्तान में जितना ज़्यादा ऑयल डिस्कवर हो रहा है उतना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए भी एक हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट हो रहा है। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे कि खासकर पाकिस्तान एंड सऊदी रिलेशन और रीजनल अगर हम कनेक्टिविटी देखें तो ये दोनों कंट्रीज़ कितना ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं ट्रेड के एस्पेक्ट से लेकर, और साथ साथ हमारे पास जो नए एक्सपोर्ट्स वेंचर्स होते हैं। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। और बायलैटरल रिलेशन के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी फराहम करने के लिए जो है वो ये ख्वाहा है, और ये यकीनन जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को ये फैसिलिटी फराहम करेगा। इससे पहले भी हम डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल लेते रहे हैं। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से बात करें तो तकरीबन 20 साल के बाद इक्तिसादी कमीशन इजलास हुआ, यानी कि इकोनॉमिक कमीशन इजलास, और यहाँ पर कराची बंदरगाह की पेशकश की गई है। कराची पोर्ट से पे सामान आएगा और यहाँ से जो है वो ट्रेड के हवाले से नई हम कह सकते हैं कि राहें खुलेंगी। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रीजन के अंदर कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कि एक तरफ सऊदी अरब से बात कर रहे हैं हम, दूसरी तरफ बांग्लादेश भी है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान और ख़ासकर रशिया, ईरान, बार्टर ट्रेड के हवाले से। तो वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द रीजन। पाकिस्तान और श्रीलंका के हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो एक मरीन इकॉनमी यानी कि ब्लू इकॉनमी है, इसका बड़ा स्कोप दिखाई दे रहा है। तो समुद्री मईशत में मुश्तरका तरक्की के फ़रोग पर इत्तफाक किया गया है। आज हम ये भी बात करेंगे कि ख़ासकर हम श्रीलंका से क्या क्या अभी ट्रेड कर रहे हैं, और जब हम बात कर रहे हैं सी के हवाले से तो पानी के ज़रिए हम कितनी ज़्यादा अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी जो ट्रेड होंगी, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी। और तुर्किया के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान फेरी सर्विस का आगाज़ किया गया है। फेरी सर्विस के हवाले से पहले भी हमने काफ़ी बात किया है, और आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ रिपोर्ट ऑन इकॉनमी, देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा रियाज पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार माहौल में मुलाकात की, जिसमें दो तरफा तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वली-ए-अहद की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म ने 9वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जहाँ आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से आगाह किया गया। इक्तिसादी महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी देने और $5 अरब के टाइम डिपॉजिट्स रूल ओवर करने का फैसला किया है, जो मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर और माली इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। सऊदी ऑयल फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को माहाना $10 करोड़ के मसावी सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि $5 अरब के डिपॉजिट्स बजट सपोर्ट के लिए 4% शरह सूद पर जारी रखे जाएंगे। ये ताउन वतन अजीज की तवानाई जरूरियात पूरी करने, रुपए पर दबाव कम करने और मालियाती एतमाद बहाल करने में मददगार साबित होगा। ये दौरा न सिर्फ पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात में एक नए इक्तिसादी बाब की शुरुआत है, बल्कि मुस्तकबिल में मुश्तरका सरमायाकारी और तरक्याती शराकतदारी के लिए एक मजबूत बुनियाद भी फराहम करेगा। बिल्कुल, रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम, हमारे साथ मौजूद हैं अली फरीद साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। जी वालेकुम सलाम। अली, सबसे पहले ये बताइए कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई वन ऑन वन, और हमने ये भी देखा कि इस मुलाकात के अंदर ट्रेड के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से, B2B रिलेशंस के हवाले से, और ख़ासकर पाकिस्तान एंड सऊदी जो एक बिज़नेस फ्यूचर है इसके हवाले से एक डिटेल बात हुई है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारे रिलेशंस इन द मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होने वाले हैं?
जी, जिस तरह आपकी रिपोर्ट ने बोला कि बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट आई है। मैं इससे पहले एक जॉइंट स्टेटमेंट सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पब्लिश की है, वो पढ़ रहा था। तो उसमें जो वर्ड्स यूज किए हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, बार बार एम्फोसाइज किया हुआ है। पहले तो उन्होंने रिकग्नाइज किया है कि हमारी डेकेड्स लॉन्ग ब्रदरहुड है, और कंट्रीज़ के लेवल पर, लोगों के लेवल पर, फिर मुस्लिम उम्मा की बात की गई है। और उसके बेसिस पे आगे जाके उन्होंने ये लिखा स्टेटमेंट के अंदर कि हम एक सऊदी पाकिस्तान जॉइंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे। जी। तो अगर आपको याद हो कि कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि वो, जिस तरह सीपेक हमने चाइना के साथ डेवलप किया था, एक पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी तर्ज का एक सऊदी अरेबिया के साथ भी कॉप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में जो आज जॉइंट स्टेटमेंट पब्लिश हुई है, उस पर उसका जिक्र है। और उसके साथ साथ जो आपने बताया कि $1 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी, उसके साथ साथ जो $5 बिलियन के लोन से पाकिस्तान को उसको रोल राइट। ओवर किया गया है। तो आई थिंक इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, और इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एंड वी आर बिल्डिंग अपॉन दैट। अच्छा, ये 9th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब शिरकत के लिए वहाँ गए, और फिर हमने ये भी देखा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात हुई। बिल आपने कहा कि ऑयल फैसिलिटी के हवाले से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रोल ओवर हमारे कर्जे भी हो जाएंगे, पहले भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब जो हमारा एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके बाद मामलात आपको लगता है कि बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि नए रिश्ते की तरह एक डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी? जी, एब्सोल्युटली। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि रिलेशनशिप तो हमारे सऊदी के साथ पहले भी स्ट्रॉन्ग थे, और मगर ये जो डिफेंस डील हुई है, ये दिस इज़ अ गेम चेंजर। या इट्स अ गेम चेंजर बिकॉज इट्स अ रिकग्निशन कि ये रिलेशनशिप जो है ये वन वे नहीं है। इसमें इट्स अ टू वे ब्रदरहुड रिलेशनशिप, वेयर वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग सऊदी अरेबिया एंड सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस। किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग होने के लिए उनको दो डायरेक्शनली होना ज़रूरी है। जी। और आपने ये जैसा जिक्र किया कि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है सऊदी अरेबिया में, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII, ये उनका लैंडमार्क इवेंट है। मैं इसके दो जी। इवेंट्स अटेंड कर चुका हूँ रियाद में, और बाकी इनके छोटे इवेंट्स बाकी ममालिक में होते हैं। तो इसमें दुनिया के सारे लीडर्स, इकोनॉमिक लीडर्स, बैंकों के प्रेसिडेंट, इन्वेस्टर्स, वो मौजूद होते हैं। और उसमें पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं वहाँ पर, हमारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पैनल पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक इवन बीइंग एट दैट स्टेज and displaying the a symbol of friendship with Saudi Arabia at that biggest stage for investors, it's a good signal for Pakistan. अली, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से भी न्यू अब हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। बिजनेसेस के लिए हमारी हम कह सकते हैं ना कि हमारी अपनी पेशकश भी उनको बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने कराची पोर्ट्स के हवाले से उनको पेशकश की है कि आप ट्रेड के हवाले से ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और दूसरा ये कि अब 20 साल बाद हम देख रहे हैं कि इक्तसादी कमीशन का इजलास हुआ है, इकोनॉमिक कमीशन का ये इजलास होना बहुत ही खुशाइन है। आप समझते हैं कि अब यहाँ भी एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ट्रेड का? जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और आपने इससे पहले अपने इंट्रो में और भी ममालिक का बात की थी। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ये सारी बातें, अगर हम इसका एक, इफ़ यू टेक अ स्टेप बैक, ऑपरेशन बुनियादन मंसूर्स में हमने प्रूव किया कि हम एक स्ट्रॉन्ग पावर है। हमारी सिक्योरिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और हमने ऐसी फीट्स अचीव किए टेक्नोलॉजी के, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान से। कि जो सबसे मोस्ट मॉडर्न वॉर प्लेन से जो फ्रांस ने बनाए थे, जिसको लोग समझ रहे थे कि कोई भी नहीं कभी गिरा सकता, हमने उन वेपन्स, जब उन जहाज़ों को गिराया, तो हमने प्रूव किया कि हमारी एक टेक्नोलॉजी की सुपीरियॉरिटी है एक ऐसे मुल्क के सामने, जो मुल्क बड़ा शोर मचाता था कि उनकी टेक्नोलॉजी में बड़े लीडर्स हैं। तो हमने उनको शो कर दिया कि हमारी तो उनसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी है। दैट चेंज्ड एवरीथिंग। अब दुनिया पाकिस्तान को एक टेक्नोलॉजी, डिफेंस सुपर पावर, रीजनल पावर के तरह देख रही है, जिसका मतलब ये है कि हमारा रोल है एक रीजनल सिक्योरिटी और पीस प्रोवाइडर का। वो पीस गाज़ा में हो, वो पीस मिडल ईस्ट में हो, अ, वो सेंट्रल एशिया में एक रोल हो। वी आर अ क्रेडिबल एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर। तो जब आप स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करते हो, तो स्पेशली एज अ पीसफुल कोलैबोरेटर, तो हम्म। दुनिया के बाकी ममालिक आपके साथ
रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। और वो देख भी रहे हैं कि सऊदीज उनका जो हम कह सकते हैं सरमाया है वो बहुत ज़्यादा महफूज है, यानी कि अब एज एन स्ट्रॉन्ग कंट्री आप कह रहे हैं, तो हमारे पास जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी सेफ सिक्योर दिखाई दे रही है उनको। जी, इन्वेस्टमेंट से पहले आप रिलेशनशिप बनाते हैं, रिलेशनशिप के बाद आप ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने के लिए आपको एक्सेस चाहिए, हम्म। आपको मुलाकात करनी चाहिए। अगर आपको आप देखें कि पिछले कुछ हफ्तों में हमारे लीडर्स मिल रहे हैं आपस में, उनके डेलीगेशंस आ रहे हैं, बांग्लादेश से डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान के डेलीगेशन सऊदी बांग्लादेश से आ रहे हैं। तो जो आपस में जो ताउन है वो बढ़ रहा है, इंटरेक्शन बढ़ रहा है, राइट। एंड आई एम श्योर इट विल लीड टू कोऑपरेशन। बांग्लादेश में भी अपॉर्चुनिटीज है, सऊदी अरेबिया में इट्स देयर आर मैसिव और अपॉर्चुनिटीज। न सिर्फ बांग्लादेश, हम श्रीलंका के साथ भी हम कह सकते हैं कि समुद्री ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, ब्लू इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबलाइज करना चाहते हैं। इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या रीजन में हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम ब्लू इकोनॉमी को फर्दर एक्सप्लोर कर सकें? यूएन के भी सैंक्शंस थे कुछ हमारे पास फिशिंग के हवाले से, तो क्या कहेंगे अब क्या सूरत हाल है हमारे पास, अली? जी, हमारे जो पोर्ट्स है ये हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, एक्सेस टू हॉट वाटर्स। अगर आपको याद हो तो इसी वजह से रशिया जो है वो अफगानिस्तान अटैक करना चाहता था, क्योंकि वो रशिया के इतना बड़ा मुल्क है मगर दे डोंट हैव एक्सेस टू हॉट वाटर। तो अल्लाह हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज गिवन अस स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ग्रेट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से हम, जिस तरह आपने पहले बोला कि सऊदी पाकिस्तान से ट्रेड रूट भी पड़ता है टू चाइना एंड सेंट्रल एशिया, और हम्म। उसके साथ साथ टूवर्ड्स अफ्रीका एंड यूरोप एज वेल। तो और इसी तरह मरीन एरिया पे भी हम गवादर पोर्ट है, पसनी पोर्ट है। सो आई एम श्योर दैट देयर अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपिंग दोज रिलेशनशिप, दोज टाइज to connect Pakistan not just with the Middle East but also with Sri Lanka, and through Sri Lanka राइट। to Asia Pacific. अगर आपको याद हो कि श्रीलंका के अंदर चाइनीज ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके हम्बनटोटा पोर्ट बनाया था, पाकिस्तान में गवादर पोर्ट है। सो आई एम श्योर दैट देयर आर आल्सो लिंकेजेस व्हिच कैन बी डेवलप्ड बिटवीन दीज टू पोर्ट्स एज वेल। पोर्ट्स, ओके। अच्छा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान फेरी सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है, इसके ऊपर गौर किया जा रहा है, यकीनन ये सर्विस इन द फ्यूचर इसका जो है वो कोई इम्प्लीमेंट भी होगा, तो क्या लगता है क्या क्या फ़ायदे होंगे इससे? और पाकिस्तान एंड तुर्की की अगर हम बात करें तो इन दोनों की कंट्रीज़ जो हैं ये, इसमें काफ़ी ब्रदरली पहले ही रिलेशन मौजूद है, फिर मज़ीद फेरी सर्विस का आगाज़ हो जाएगा तो और ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, तो हम रीजन में हम कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन में हम तमाम कंट्रीज़ के साथ एक अपना प्रॉपर रिलेशन जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तीन तरह की फिजिकल कनेक्टिविटी होती है: एयर, ट्रेन, रेल, रोड्स, रेल, एंड थर्ड इज बाय सी। तो हमने पहले इस हफ्ते में देखा कि पीआईए जो है वो का रूट दोबारा रिकवर हो गया यूके का, तो जी। दैट वाज गेटिंग अस बैक ऑन द एयर रूट्स। फिर खबर आई कि टर्की के साथ भी हम ईरान के थ्रू ट्रेन नेटवर्क भी डेवलप कर रहे हैं, जी। विच विल अगेन। और अब आज जो आपने आप खबर बताई कि अगर सी के साथ भी हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो तीनों के तीनों फिजिकल जो कनेक्शंस है उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं या इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इवेंचुअली ऑल ऑफ दिस गोज बैक टू ट्रेड रूट्स। जब आप कनेक्टेड होंगे फिजिकली, जब भी आप तजारत कर सकेंगे, जब भी आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकेंगे। और इसीलिए सीपेक भी बना था, दैट वाज आल्सो अ ग्लोबल या यही पार्ट, पर्पस मेकिंग था, बिल्कुल। पाकिस्तान अ पार्ट ऑफ कनेक्टिविटी। तो ये जो टर्की से पाकिस्तान की जो कनेक्टिविटी है, ये बेल्ट है, और जिसमें सऊदी अरेबिया का भी कनेक्शन हो जाता है, दैट इज द मेन जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान, आवर लोकेशन, विच इज वी आर एन एनेबलर ऑफ ट्रेड बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ। अली, आपकी प्रेजेंस से मैं फ़ायदा उठाते हुए स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछना चाहती हूँ। स्टॉक मार्केट की पोजीशन बताइएगा। थोड़ा सा लास्ट वीक हमने कुछ हम कह सकते हैं कि एक डिक्लाइनिंग नोट देखा या फिर एक कंसोलिडेटेड मार्केट देखी। इस वीक के आगाज़ से भी थोड़ा सा एक मार्केट जो है वो डाउन साइड पर है। क्या लग रहा है, मार्केट अच्छी खासी करेक्शन ले चुकी है? अब जो पोजीशन है वो कहाँ बन रही है? लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? रीजन में प्राइस अर्निंग मल्टीपल कैसे देख रहे हैं? ये तमाम सवालात सब लोगों के जहनों में हैं। और स्टॉक मार्केट जो कि एक बूम कर रही थी, ऑल्दो गोल्ड प्राइसेस के हवाले से भी आप देख सकते हैं कंप्लीटली वॉलेटाइल मार्केट हो चुकी है एक हफ्ते के अंदर। तो कैसा लग रहा है ये तमाम जो एक ग्लोबल सर्कमस्टांसेस और जो उसका एक इम्पैक्ट पाकिस्तान की मार्केट को भी है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे देख रहे हैं?
जी, कंसोलिडेशन बहुत नेसेसरी थी और इम्पोर्टेंट है और हेल्दी है। वरना लोग जो है वो स्पेकुलेटिव बबल्स पे आ जाते हैं। हम्म। अगर वो ये एक्सपेक्ट करें कि हर रोज मार्केट बढ़ेगी, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स कम एंड सेलर्स कम, और आपस में कुछ कोई बेच रहा होता है, कोई खरीद रहा होता है। तो बेहतर है कि बैलेंस रहे, ताकि जो ग्रोथ है वो फंडामेंटल बेसिस पे हो और स्पेकुलेटिव बेसिस पे ना हो। हमने वही चीज़ देखी कि अगर आप देखेंगे गोल्ड प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई, सिल्वर प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई, तो सब लोगों ने उसी के पीछे चल गए, वहाँ पे बबल बन गया और अब उसमें करेक्शन आ गई है। क्योंकि इस साल का एंड है और इस साल के मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी है। जी। सो आई एम श्योर कि फंड्स भी और कुछ इन्वेस्टर्स भी प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। तो उसकी वजह से कंसोलिडेशन इज नेचुरल बिकॉज पीपल हैव मेड मैसिव गेन्स। मगर आप, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू शुड फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो मैं भी नहीं बता सकता और कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो एक स्पेक्यूलेटिव जी। जी। नेचर की चीज़ है। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ड्रिवन होती है लॉन्ग टर्म, एक उसका होराइजन होता है, और ड्रिवन होती है बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज। उस लिहाज से आप देखें तो कंपनीज का जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो जो भी अनाउंस हुए हैं, वो बहुत अच्छे आए। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हमने ग्रोथ देखी है, और आई थिंक दिस विल कंटिन्यू। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन ऑन द स्टॉक मार्केट। और ऑन द कॉन्ट्ररी, इन्वेस्टर्स शुड बी हैप्पी कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया है, बिकॉज दैट्स गिविंग यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एंटरिंग एट गुड प्राइसेस। बिकॉज मीडियम टू लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का पोटेंशियल इज, आई थिंक राइट नाउ वी आर सीइंग द बेस्ट टाइम पीरियड, at least in my memory of Pakistan राइट। geopolitically. तो और वो that will continue to show in the stock market as well. अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि मार्केट में कंसोलिडेशन आ रही है, तो कंसोलिडेशन में कौन जो है वो ज़्यादा सेलर दिखाई दे रहा है? यानी कि इस मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म है, मार्केट के सर्कमस्टांसेस भी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी अभी भी रीजन में कम है एज यू सेड। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो फॉरेनर्स जो है वो सेलर हैं या फिर हमारे पास म्यूचुअल फंड सेलर हैं? हु इज़ द सेलर इन द मार्केट? जी, सो ए आई डोंट, मुझे नंबर्स नहीं पता, मैंने जी। उसका डेली नंबर्स नहीं ट्रैक किए। मगर अगर आप, फॉरेनर्स हैव बीन अ सेलर हम्म। बिकॉज ऑन द पैसिव साइड। मगर ज़्यादातर जब सेलर्स आते हैं तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही होते हैं, जो परेशान हो ओके। जाते हैं जब कि मार्केट जो है नीचे जा रही है, हम्म। तो वो बेचना शुरू तो कर उन देते हैं। परेशान मगर इन्वेस्टर्स को स्मार्ट, क्या मशवरा देंगे अली, कि अभी जो अगर कंसोलिडेशन बन रही है या एक डिप बन रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए जो ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हैं? buy more, they should buy more. You should buy when the market is going down. उल्टा लोग उल्टा करते हैं, जब ऊपर जा रही होती है फिर वो खरीदने आते हैं, और जब नीचे जा रही होती है जब वो बेचने आ जाते हैं। ओके। तो द रूल इज बाय व्हेन इट्स गोइंग डाउन एंड सेल व्हेन इट्स गोइंग अप रादर देन द अदर वे अराउंड। मगर इस वक्त तो पाकिस्तान के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, और आई शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी डज नॉट अफेक्ट एनीबडी। और जैसा मैंने बोला कि करेक्शन इज गुड, वरना स्पेकुलेटिव बबल्स बन जाते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये तो अली, सिर्फ वन आप दिन क्या है। समझते हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर बाइंग करनी चाहिए? वो इन्वेस्टर्स जो अभी चाहते हैं कि वो मार्केट के अंदर एंट्री ले लें, अभी एक छोटी सी डिप भी बन चुकी है उनके लिए, तो कौन से सेक्टर हैं जो बड़े सेफ और डिविडेंड यील्ड वाले हों? तो क्या आप जी, उनको? बैंकिंग सेक्टर। जी, एक तो हर बंदे के इन्वेस्टमेंट होराइजन और उनका रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है। तो जी। इट्स डिफिकल्ट टू गिव अ जेनेरिक एडवाइस। मैं ये बता सकता हूँ कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि बाय गुड क्वालिटी कंपनीज। और आपने क्योंकि डिविडेंड यील्ड की सवाल हम्म। पूछा, तो उस लिहाज से बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक्स आर ग्रेट। आई थिंक फर्टिलाइजर जी। कंपनी तक वेरी गुड। और ऑयल एंड गैस सेक्टर पे, और कि ऑयल एंड गैस कंपनीज को एक्सप्लोरेशन भी इंक्रीज हो रही है, प्लस प्लस वो साथ साथ माइनिंग सेक्टर पे भी जा रही हैं, जिसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान में काफ़ी पोटेंशियल है। सो आई ऑल्सो लाइक कंपनीज लाइक मारी पेट्रोलियम, मारी एनर्जीज, OGTC एज वेल। तो बैंकिंग सेक्टर, एनर्जी कंपनीज यानी लाइक कि जो हफको, आप फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ओन एंटाइटीज भी हैं वो भी अच्छा चल रही है। अच्छा, अब अली, मैं नहीं चाहूंगी कि आप स्पेसिफिक नाम लें, मैं सेक्टर वाइज चाहती हूँ आपसे। और दूसरा ये कि आपने गोल्ड के हवाले से थोड़ा सा कहा कि ये बबल बर्स्ट हो चुका है, तो वी आर लिसनिंग के कुछ एनालिटिकल व्यूज मौजूद है कि गोल्ड बहुत हाई चला जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि अभी डिप हो जाएगा। तो आपका जो अपनी फोरकास्ट है वो क्या है गोल्ड के हवाले से, जी, आई लोकल एम मार्केट बुलिश एज ऑन वेल एज गोल्ड। इंटरनेशनल? देखिए, दो चीज़ें, एक तो है लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन, और एक है शॉर्ट टर्म अच्छा। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव बबल। सो लॉन्ग टर्म गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है? गोल्ड ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट यूएस हम्म। इकोनॉमी के ऊपर कम हो रहा है।
हिस्टोरिकली ये होता था कि जब लोग वरीड होते थे अबाउट ग्लोबल इकोनॉमी तो वो हम्म। जाके डॉलर खरीद लेते थे। इस बार उनको डर लग रहा है कि यूएस डॉलर ही नीचे जाएगा और नीचे जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो यूएस की पॉलिसीज है, स्पेशली चाइना के साथ जो टैरिफ की ट्रेड हम्म। वॉर उन्होंने स्टार्ट की है, वो यूएस इकोनॉमी को डैमेज करेगी, हर्ट करेगी। इसलिए लोग पीपल एंड गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड बिकॉज इट्स अ हेज अगेंस्ट ग्लोबल वॉलेटिलिटी। ठीक और है। मेरे ख्याल में ये चीज़ रहेगी जब तक ये जो यूएस और चाइना की जो टसल है ये खत्म नहीं होती। ये खत्म नहीं हो इस जाए, वक्त गोल्ड बिल्कुल। प्राइसेस इसलिए नीचे आई हैं क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प और जो चाइनीज प्रीमियर है उनकी मीटिंग होने वाली है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि उस मीटिंग में कुछ सुलह या कुछ एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी राइट। है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो जो फेयर है ग्लोबल इकोनॉमी का, कि ये ट्रेड वॉर की वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा, वो थोड़ा सा डैम्पन हुआ है। मगर उसके साथ साथ देवर ऑल्सो स्पेकुलेटिव रन, क्योंकि हमने देखा सिल्वर प्राइसेस यानी कि हम वेंट कह अप सकते हैं कि मिक्स ट्रेंड दिखाई दे रहा है गोल्ड प्राइसेस वाले से। वेल, थैंक यू सो मच अली, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा अगर सेफ अपनी अपनी सेविंग की तरफ जो अगर ध्यान देना चाहिए यहाँ पर, हाँ, तमाम पाकिस्तानी से ये जो है वो उम्मीद करती हूँ मैं कि तमाम जो अपनी सेविंग्स है उसके ऊपर फोकस किया जाए, पर मंथ कुछ ना कुछ अपनी किटी में डाला जाए। इसी तरीके से हम टैक्स के हवाले से और तमाम प्रॉब्लम्स पे जो है वो काबू पा सकते हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को देखें तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देते हैं, तमाम रास्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाते हैं। वेल, हमारे पास अपडेट्स मौजूद हैं इंडेक्स के, देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। ओपन हुई मार्केट 1,62,163.81 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट की 1,63,380.67, लोअर वाज 1,59,805.34 एंड फाइनली क्लोजर 1,60,101.02 यानी कि 2,062.79 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया इन सिंगल डे। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि आज के दिन यानी कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन है और इसके अंदर वीक के आगाज में ही थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर आना, इट मीन कि आपके पास एक डिप मौजूद है। अगर कोई मार्केट के अंदर एंट्री लेना चाहता है तो दिस इज द राइट टाइम। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं आईएमएफ के हवाले से। ऑफ कोर्स आईएमएफ की जानिब से तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रांच है उसकी मंजूरी हो चुकी है और दिसंबर तक ये डिसबर्स हो जाएगी, पाकिस्तान की किटी में आ जाएगी। और यहाँ पर आईएमएफ के साथ तमाम जो डिस्कशंस हैं या जितने मुज़ाकरात हुए वो काफ़ी मुस्बत डायरेक्शन में हुए। हमने बात की फ्लड के डैमेज के हवाले से, उनकी तरफ से टैक्स के हवाले से हमारे लिए एक छूट भी की गई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब जो हमारा टारगेट 14 ट्रिलियन का था वो तकरीबन 12.5 ट्रिलियन का हो चुका है। और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने काफ़ी सख्त इकदाम किए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं टैक्स के हवाले से। हमने काफ़ी रेवेन्यू जनरेशन के लिए बात की है, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी जितनी कोशिशें हैं वो भी रंग लेकर आई हैं। और तमाम अगर हम ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बात करें या कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से बात करें, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने की हैं, जिसकी वजह से आईएमएफ ने भी इसको सराहा। और अब जो ये ट्रांच डिसबर्स हो रही है तो इसमें कोई रुकावट नहीं है और तमाम जो मामलात हैं वो आईएमएफ के साथ प्रॉपरली जो है वो निगोशिएशन जो है वो हो चुकी है। तो आज हम ये भी बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। आपको बताएं, कल के दिन हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनाउंसमेंट हुई और इसके अंदर 11% को इंटैक्ट रखा गया। इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करें तो यहाँ पर अब ये देख रहे हैं कि दिस वाज द फोर्थ मॉनेटरी पॉलिसी जो कि कंसेक्यूटिव स्ट्रेट हमने देखा, इसके अंदर अनचेंज जो स्टेटस है वो रखा गया, यानी कि स्टेटस को मेंटेन रखा गया। 11% इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है और ऑफ कोर्स इसके अंदर तमाम चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन को भी बैलेंस करना है, साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से अगर फ्लड के डैमेज हैं तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें ऑल्दो दिस इज़ द डिमांड कि बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंगल डिजिट में आ जाए क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन कम है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो मूव्स दिखाई दे रही हैं काफ़ी कॉशियस स्टैंस है, जिसका इम्पैक्ट ये है कि तमाम जो इकोनॉमिक इशारे हैं वो बड़े मुस्बत डायरेक्शन में। अगर मॉनेटरी पॉलिसी को गिराया जाता या एक हम कह सकते हैं इमैच्योर डिसीजन लिया जाता तो उसके इम्पैक्ट्स में भी ऐसे होते कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में उसको बढ़ा दिया गया होता। मतलब ये कि एक फाइन ट्यून जो जेस्चर है
वो ना होता। तो ये आज हम एक डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम माशी इशारियों के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अभी जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आउटलुक जारी किया उसमें तकरीबन 15 खरब रुपए का जो सरप्लस है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले हम हमेशा डेफिसिट में होते थे और इस बार हमें जो है वो सरप्लस दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उससे कैसे मुस्तफ़ीद होंगे। और साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि मुल्क भर में जितना ज़्यादा एयर रूट्स के हवाले से फ़ायदे हो रहे हैं उतना ही हवाई अड्डों पर अदायगियों के लिए कैशलेस मॉडल जो है वो मुतारिफ करवाया जा रहा है, यानी कि हो सके जितना वो ऑनलाइन सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा ताकि तमाम चीज़ें जो है वो हमारे टैक्स होराइजन में आ जाएं। तो आज हम ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और एक और आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करना ज़रूरी है, वो ये कि सिपैक के हवाले से ही ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट्स हैं। ML1 कराची तरोहरी जो रेलवे लाइन है उसको तेज़ रफ्तार तकमील जो है उसकी कर दी गई है और इसके लिए जो कर्ज फराहम किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से वो तकरीबन $2 बिलियन का है और ये जल्द से जल्द जो है वो प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा। डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले IMF के हवाले से हम बात कर रहे हैं। $1.2 बिलियन की ट्रांच दिसंबर मंथ में डिसबर्स होगी और हमारी जो एक कंप्लीट हम कह सकते हैं कि जो होमवर्क है वो भी एक है और दूसरा ये कि हमारे पास जो जितनी निगोसिएशंस थी IMF के साथ वो भी बड़ी कामयाब गई हैं। टैक्स के हवाले से भी हम रिबेट लेने में या फिर उसको कंसेशन लेने में कामयाब हो गए। कैसा लग रहा है IMF से तमाम चीज़ों के बारे में निगोसिएशंस, और दूसरा ये कि जो ट्रांच आ गई है उससे हमारे इंडिकेटर्स कितना ज़्यादा इसमें ऑप्टिमिज्म क्रिएट होगा? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिसिप्लिन को जो है वो शो करता है कि आपने जो पॉलिटिकल डिस्क्रेशन वर्सेस इकोनॉमिक रूल की जो डिबेट है, पाकिस्तान एक्सेल कर रहा है इकोनॉमिक रूल में। इसी की आपको झलक जो है वो IMF की तरफ से जो ट्रांच एग्रीड हुई इसको इसमें नज़र आती है। तो कॉन्फिडेंट आएगा मार्केट में, पर्टिकुलरली आपके जो बायलैटरल आपके जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं वो कॉन्फिडेंट रहेंगे। पाकिस्तान को फिस्कल ईज जो है वो मिलेगा। जो थोड़े से रूमर्स क्रिएट हो गए थे IMF के अराउंड वो ख़त्म हुए। उसकी वजह से राइट। आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें जो बेहतरी आ रही है उसको कम्प्लीमेंट कर रहा होगा। अब हमें शायद इससे एक दो स्टेप आगे जाना होगा। अब चूंकि कॉन्फिडेंस बहाल हो गया मार्केट पे, पर्टिकुलरली आपकी जो फिस्कल मार्केट, आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वहाँ पे, तो अब हमें डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल डोनर्स को, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान अट्रैक्ट करना होगा। पर्टिकुलरली वो वाले एरिया जिनको आप नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं, IT, डेटा सेंटर्स, आपकी क्रिप्टो में भी, आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें, तब जाके आप जो है वो एक सस्टेनेबल जो फ्लो ऑफ दी आपकी ये जो पॉजिटिव इशारियाँ हैं उनको मेंटेन कर सकेंगे। तीसरी चीज़ जो हमें IMF की ट्रांच के बात करने की ज़रूरत है, वो शायद जो गवर्नेंस में बेहतरी है उसको आपको फाइनेंशियल गवर्नेंस में बेहतरी लाके करनी है। स्टेट बैंक ने एक बड़ा अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया, पर्टिकुलरली मॉनेटरी डिसिप्लिन मेंटेन किया है। उसको हमें अब इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे चलाना होगा ताकि हम जो है वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। पर्टिकुलरली हम जो है वो नॉन डॉक्टर खालिद, ट्रेडिशनल सेक्टर्स ये में भी और बताइएगा कि जब आपके। IMF से ट्रांच जी डिसबर्स प्लीज। हो जाएगी हमारे पास तो हम थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे, यानी कि काइंड ऑफ दीज डिसीजंस या इंटरेस्ट रेट के हवाले से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि अब ट्रांच दिसंबर मंथ में डिसबर्स होगी तो हमें दिसंबर तक लगता है आपको कि वेट करना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों के लिए, क्योंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, ट्रांच डिसबर्स होगी बट अभी तक हाथ में तो नहीं है ना। देखिए फैसला तो हो चुका ना, तो उससे जो जो रूमर्स हैं वो खत्म हो गई, आपकी ठीक है। मार्केट का कॉन्फिडेंस आ गया। तो उससे आपकी मार्केट को कॉम्प्लीमेंट ही हो रही होती है मार्केट। इसका ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को कोई एक इमरजेंसी में कैश की जरूरत है या कैश फ्लोज की जरूरत है। सिर्फ फ्लोज जो है वो स्टैब्लिश रहने चाहिए और उनका जो फ्लो है वो कंसिस्टेंसी के साथ सस्टेन रह के चलना चाहिए। तो आपकी इकोनॉमी एक फ्लो के साथ चलती रहती है। लेकिन अगेन अगर रूमर्स आती हैं तो वो आपकी इकोनॉमी के लिए बैड सिग्नल होता है। दूसरा, पाकिस्तान का जो क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान की पॉलिसी कंसिस्टेंसी की वजह से जो स्टैब्लिश हुई है, वो अगेन इस चीज़ को फोर्टिफाई करती है, जिसकी वजह से IMF ने ये डिसीजन भी लिया है। लेकिन अगेन अब हमें थोड़ा सा पॉपुलर डिसीजन से हट के इकोनॉमिक डिसिप्लिन को जो कि फॉलो किया जा रहा है उसको राइट। मेंटेन रखना होगा ताकि ये चीज़ जो है मोमेंटम बरकरार हो। अच्छा, इंटरेस्ट रेट के हवाले से पूछना चाहूँगी, 11% इंटैक्ट रखा गया 4 कंसेक्यूटिव पॉलिसीज़ में।
क्या लगता है आपको कि अब आने वाले दिनों में क्या सरप्राइज देगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? देखिए, मेरे ख्याल से सरप्राइज नहीं देना चाहिए, और खास तौर पे कोई एक पॉपुलर ओपिनियन को लेके हमें पॉलिटिकल डिस्कशन में शायद अभी उस टाइम पे इस टाइम पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। हमें इकोनॉमिक डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, मॉनेटरी डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, और जो कॉशनरी अप्रोच स्टेट बैंक ने अपनाई है मेरे ख्याल से वो बड़ी टाइमली है। अब आपकी जो कॉशनरी अप्रोच है उसके अंदर हम लोग जो है वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स को भी ला रहे हैं, फ्लड्स भी है। फ्लड्स को देखते हुए आप लोग जो है वो काफी सारे इकदाम ऐसे कर रहे हैं जो कि इन्फ्लेशन का बाइस ना बने, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना क्रिएट करे हो। तो हम लोग जो है वो मॉनेटरी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, लेकिन अगर हमने कोई एक जल्दबाजी में पॉपुलर डिसीजन ले लिया जिसके बाइस आपने अपने इब्तिदाई में भी बताया कि शायद एक दफा तो हम इंटरेस्ट रेट को कम कर दें लेकिन अगली दफा आपको बढ़ाना पड़ जाए, जो कि अनसर्टेनिटी का बायस बनता है, और एग्जैक्टली उस अनसर्टेनिटी की वजह से कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो आपको एक सर्टेनिटी के साथ डिसीजंस लेने हैं जो कि स्टेट बैंक ले रहा है, और हम्म। उनको आपको ट्रांसलेट करना होगा रैशनल आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस में एटलीस्ट जो वी कि हैव आप सेट रिफ्लेक्ट करें। सेट द ट्रेंड कि हमारे पास एक या डाउनवर्ड ट्रेंड सेट हो चुका है। अच्छा, अगर हम इंडिकेटर्स के हवाले से ही बात करें इकोनॉमी के, तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट अकाउंट सरप्लस आ चुका है, ये बड़ा एक खुशाइन नोट है हमारे पास। 15 यानी कि 15 खरब रुपए का। तो ये माली सरप्लस कैसे जो है वो आप समझते हैं कि हमारी कितनी इस फिस्कल ईयर में ज़बरदस्त पॉलिसीज़ थी जिसका इम्पैक्ट आया है? वरना हमें तो करंट अकाउंट डेफिसिट कहने की आदत सी पड़ गई थी और एक अरसे तक हम ये कहते आए हैं। तो क्या लगता है आपको कि कितना इम्पॉर्टेंट है, खासकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जब ये आउटलुक जारी किया तो हमारे पास ये गुड न्यूज़ भी है? देखिए, करंट अकाउंट सरप्लस जो है उसका एक ही चैंपियन है, और वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि रेमिटेंस भेजते हैं। राइट। दूसरी साइड पे अगर ट्रेड ट्रेड डेफिसिट को देखें तो वो तो एग्जिस्ट करता ही करता है। अब हमें हम्म। इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्लान करना होगा कि किस तरह से हम ब्रेन ड्रेन को इक्वेशन में रखते हुए अपनी मैन पावर को इस तरह से ट्रेन करके बाहर भेजें कि आपका जो इमर्जिंग स्किल्स हैं उनके साथ रिलेट करते हुए कि आपके रेमिटेंसेस जो हैं वो डबल ट्रिपल हो सकें। यही पैसे हैं, यही आपके फॉरेन इनफ्लोज हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाया है। लेकिन अब हमें इस रेमिटेंस के वैसे को एक तो बढ़ाना है, दूसरा मुल्क की मैशियत में इस तरह से इन्वेस्ट करना है ताकि वेल्थ क्रिएशन हो सके, और आप करंट अकाउंट जो सरप्लस है उसको मेंटेन कर सकें। दूसरी साइड पे आपको बजटरी सरप्लस को कम करने के लिए जी। रेवेन्यू साइड पे तो काफी सारे काम हुए, फ्लड्स की वजह से कुछ टारगेट्स रिवाइज भी करने पड़े, लेकिन एक्सपेंडिचर साइड पे भी काम करने की जरूरत है ताकि आप जो करंट अकाउंट का बैलेंस है उसको आप अपने फिजिकल बैलेंस के साथ मैच करके आप जो है वो एक सरप्लस इकोनॉमी की तरफ जा सके, और अपना जो डेट का बर्डन है उसको कम किया जा सके, और दूसरी साइड पे आप अपनी फिजिकल पॉलिसी को प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट कर सके, ताकि आपका जो मॉनेटरी डिसिप्लिन एक साइड पे राइट। मेंटेन किया गया है, फिजिकल पॉलिसी भी उसी डिसिप्लिन में उसी हार्मनी में आ जाए। अच्छा, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि पॉलिसीज़ में ही जब तमाम चीज़ें हैं और पॉलिसीज़ की वजह से ही सेटलमेंट हो रही है, यहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और हमने देखा कि जहाँ हमारे मुल्क में डिफरेंट कोशिशें की गई कि एयर रूट्स के हवाले से काम किए गए, और हमने रिसेंटली फ़्लाइट भी देखी कि हमें यूके के फ़्लाइट रूट्स जो हैं वो दोबारा कंटिन्यू हो गए। तो इसी तरीके से हमने देखा कि मुल्क भर में जितने एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर एक नया मॉडल मुतारिफ करवाया जा रहा है कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से, और कैशलेस मॉडल के तहत ही जो है वो अब पेमेंट्स हुआ करेंगी। तो कैसा लगता है आपको? और ख़ासकर ये एक काइंड ऑफ रिफॉर्म्स कह लें या काइंड ऑफ पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट होने जा रही है, एक पाकिस्तान में एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ्रॉम इनफॉर्मल इकोनॉमी टू फॉर्मल इकोनॉमी बनाने में। आपकी जो कैशलेस पेमेंट्स हैं, हम्म। जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनका बड़ा रोल होता है। दूसरा, जो एयरपोर्ट्स पे ये इनिशिएटिव है, एयरपोर्ट्स मुल्क के एम्बेसडर होते हैं। सबसे पहला जो टच पॉइंट होता है किसी भी जी। फॉरेन जी। इन्वेस्टर के लिए, फॉरेन डेलीगेशन के लिए, आपके एयरपोर्ट्स होते हैं। वो आपकी एक, जिसको कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप जितना अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बना लेते हैं वो आपका परसिस्ट करता है, सस्टेन करता है। तो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस आपके एयरपोर्ट्स होते हैं वो एक इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं। दूसरा ये कि आपको
जो आपके कस्टम रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। आपकी इमिग्रेशन रिलेटेड जो मैटर्स हैं, खास तौर पे अगर आप अपने डायस्पोरा को देखते हैं, जो बाहर ट्रैवल करते हैं लोग, अपने यूथ को देखते हैं, उसमें बड़ी हेल्प मिलेगी। तो अगेन राइट। एक खुशाइंद कदम है पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ्रॉम इनफॉर्मल इकोनॉमी टू फॉर्मल इकोनॉमी बनाने में। मेरे ख्याल से इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे ट्रिकल डाउन होना चाहिए, पर्टिकुलरली आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और आपकी जो रूरल इकोनॉमी है, राइट। वहां पे भी अगर आप कैशलेस पेमेंट्स पे आते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा और बड़ा शॉर्ट सा आंसर दीजिएगा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि ML1 जो प्रोजेक्ट है वो भी अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, यानी कि कराची टू रोहरी, और यहाँ पर रेलवे लाइन की जो तेज़ रफ्तार तकमील है, इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो लोन है वो भी फाइनलाइज हो चुका है $2 बिलियन का। तो कैसा लग रहा है ये प्रोजेक्ट जब हो जाएगा तो क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, सीपैक अपने फेज 1 से फेज 2 की तरफ जा रहा है, जो जिसका ज्यादा फोकस बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए है। और बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेके आने के लिए आपको कम्युनिकेशन की जरूरत रहती है। ये बड़ा लॉन्ग टर्म, बड़ा लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट है। ये हो जाता है तो पाकिस्तान का जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा, जो कि राइट। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकता है। तो मेरे ख्याल से फेज 1 से फेज 2 में जब सीपैक जा रहा है तो वो G2G कॉन्ट्रैक्ट से हट के B2B, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन की तरफ जाना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो रही थी। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक कमोडिटीज़ के आज क्या रेट्स मौजूद हैं। देखते चलते हैं आज की मार्केट के अपडेट्स। गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,21,916 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,62,109 रुपीज़। आप देख सकते हैं लोकल मार्केट में प्राइस जो है वो डिक्लाइनिंग नोट पर है गोल्ड की। इंटरनेशनल गोल्ड एट पराज $3,988.64, और ये भी तकरीबन 4,000 जो डॉलर चल रही थी उसको तजावुज़ ही कर गई थी, ये भी कम हो चुका है इंटरनेशनली रेट। दिस इज द इम्पैक्ट कि लोकल मार्केट में भी कम हुआ है। ऑयल WTI पर बैरल $60.6, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $64.83। आप देख सकते हैं ऑयल प्राइसेस में भी एक डिक्लाइन आया है, और दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि इन्फ्लेशन जो है हमारी इससे डाउनवर्ड ट्रेंड शो करती है। नेक्स्टली करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। यूरो सबसे पहले बाइंग रही 327.66 के लेवल पर, सेलिंग वॉज 328.24। यूके पाउंड बाइंग रही 375.45 रुपीज़, सेलिंग वॉज 376.12। US डॉलर बाइंग रही 280.9, सेलिंग वॉज 281.4। चाइनीज युआन बाइंग रही 39.97, सेलिंग वॉज 40.04। आप देख सकते हैं रुपी की एक एप्रिसिएशन देखी जा रही है और डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। 280 के जो प्राइस है वो इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्टली GCC करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.91 रुपीज़, सेलिंग वॉज 75.04। यूएई दिरहम बाइंग रही 77.02, सेलिंग वॉज 77.16। कतरी रियाल बाइंग रही 77.45, सेलिंग वॉज 77.59। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 916.9, सेलिंग वॉज 918.53। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।